एक सवाल है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लोग तुम्हारे साथ ईमानदार होते हैं, या फिर वो बस उतना ही सच बताते हैं जितना उनके लिए फायदेमंद होता है? जरा सोचो, अगर आज लोग वही करने लगें जो वो असल में सोचते हैं, बिना मुस्कान, बिना दिखावे, तो क्या तुम्हें उन पर अब भी भरोसा रहेगा? ये ऑडियो बुक तुम्हें मैनिपुलेशन सिखाने नहीं आई है। ये उससे कहीं ज्यादा डेंजरस काम करेगी। ये तुम्हें दिखाएगी कि मैनिपुलेशन असल में काम कैसे करती है, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें कन्विंस करे, प्रेज करे या केयर दिखाए, तुम ब्लाइंड ना रहो। एक अनकंफर्टेबल सच सुनो, सबसे डेंजरस लोग गुस्से में नहीं होते। वो काल्म होते हैं, लॉजिकल होते हैं और अक्सर बहुत पोलाइट भी। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाते। अब आखिरी सवाल खुद से पूछो, क्या तुम दुनिया को जैसी है वैसी देखना चाहते हो, या जैसी होनी चाहिए वैसा मानते रहना चाहते हो? क्योंकि जब तक तुम ये मानते रहोगे कि दुनिया नैतिक है, तब तक जो लोग स्ट्रैटेजिक हैं वो तुमसे एक कदम आगे रहेंगे। और यहीं से शुरू होता है पहला चैप्टर, द वर्ल्ड इज नॉट मॉरल, इट इज स्ट्रेटेजिक। एक सवाल से शुरू करते हैं, अगर दुनिया सच में नैतिक होती तो सबसे ईमानदार लोग ही सबसे ऊपर क्यों नहीं होते? अगर मेहनत, सच्चाई और अच्छाई ही सब कुछ तय करती, तो मैनिपुलेशन, पॉलिटिक्स और पावर गेम्स आज भी क्यों जिंदा हैं? थोड़ा अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन यहीं से ये चैप्टर शुरू होता है। ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो दुनिया को जैसा होना चाहिए उस नजर से देखते हैं, जबकि कुछ लोग दुनिया को जैसी वो असल में है उस नजर से देखते हैं। और फर्क यहीं से पैदा होता है। तमास बेरेचकाई अपनी किताब में एक हिस्टोरिकल फिगर का जिक्र करते हैं, चेसारे बोर्जिया। बाहर से देखने पर वो एक क्रूर, चालाक और निर्दयी शासक था, लेकिन साइकोलॉजी की नजर से देखें तो वो एक बात बहुत साफ समझता था, लोग नैतिक नहीं होते, लोग स्ट्रेटेजिक होते हैं। चेसारे लोगों की अच्छाई पर भरोसा नहीं करता था। वो ये नहीं मानता था कि लोग सही काम करेंगे। वो ये मानता था कि लोग वही करेंगे जो उस पल उनके लिए फायदेमंद होगा, और इसी असम्पशन ने उसे ज्यादातर लोगों से आगे रखा। इस किताब का पहला कोर प्रिंसिपल यही है, दुनिया मोरालिटी से नहीं चलती, दुनिया इंसेंटिव्स से चलती है। लोग क्या बोलते हैं उस पर मत जाओ, लोग क्या करते हैं और कब करते हैं उस पर ध्यान दो। क्योंकि जब सिचुएशन बदलती है तो वैल्यूज अक्सर बदल जाती हैं। अब यहां एक अनकंफर्टेबल सच है, ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर लोग मजबूत भी नहीं होते। इसलिए जब प्रेशर आता है, जब लॉस का डर आता है या रिवॉर्ड सामने होता है, तो लोग वही चुनते हैं जो उन्हें बचा ले, न कि वो जो उन्हें अच्छा इंसान साबित करे। मकियावेलियन लोग यही समझते हैं। वो ये नहीं पूछते क्या ये सही है, वो पूछते हैं क्या ये काम करेगा। और ये सवाल उन्हें इमोशनल कंफ्यूजन से बाहर निकाल देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें रूथलेस बनना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें नाइव रहना बंद करना है। अगर तुम ये मानकर चलोगे कि लोग हमेशा फेयर होंगे, तो तुम बार बार कंफ्यूज होगे। लेकिन अगर तुम ये समझ लोगे कि लोग स्ट्रेटेजिक होते हैं, तो चीजें साफ दिखने लगेंगी। लेकिन अब सवाल ये है, अगर लोग नैतिक नहीं, स्ट्रेटेजिक होते हैं, तो वो डिसीजंस लेते समय किस चीज से ड्रिवन होते हैं? वैल्यूज से या किसी और चीज से? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस चीज की जो इंसान को सबसे ज्यादा कंट्रोल करती है, रिवॉर्ड। और जब तुम ये समझ लोगे कि रिवॉर्ड कैसे काम करता है, तो तुम लोगों के बिहेवियर को पहले से प्रिडिक्ट करने लगोगे। चैप्टर 2, पीपल आर ड्रिवन बाय रिवॉर्ड नॉट वैल्यूज। पिछले चैप्टर में हमने एक अनकंफर्टेबल सच देखा कि दुनिया मोरालिटी से नहीं, स्ट्रैटेजी से चलती है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर लोग सही और गलत से नहीं चलते, तो फिर वो चलते किससे हैं? क्योंकि अगर तुम ये समझ गए, तो तुम्हें लोगों के बिहेवियर को गेस नहीं करना पड़ेगा। ज्यादातर लोग मानते हैं कि लोग अपने वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। लोग डिसीजंस लेते हैं रिवॉर्ड के हिसाब से, और रिवॉर्ड हमेशा पैसा नहीं होता। कभी अटेंशन, कभी अप्रूवल, कभी पावर, और कभी सिर्फ डर से बच जाना।
तमास बेरेचकाय अपनी किताब में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करते हैं, द ट्रस्ट गेम। इस एक्सपेरिमेंट में दो स्ट्रेंजर्स होते हैं। पहले इंसान को ऑप्शन मिलता है, या तो वो पैसा अपने पास रखे या दूसरे इंसान को दे दे, इस उम्मीद में कि दूसरा इंसान बाद में उसे वापस देगा। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यहीं असली साइकोलॉजी सामने आती है। जब कोई देख रहा होता है, लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। जब रेपुटेशन दांव पर होती है, लोग ज्यादा ऑनेस्ट बनते हैं। लेकिन जैसे ही एनोनिमिटी आती है, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बदल जाता है और फिर वैल्यूज पीछे चली जाती हैं। बेरेचकाई का कंक्लूजन बहुत साफ है, लोग अच्छे नहीं होते, लोग लॉजिकल होते हैं। अगर ऑनेस्टी का रिवॉर्ड है तो लोग ऑनेस्ट बनते हैं। अगर डिसऑनेस्टी से ज्यादा फायदा है और पकड़े जाने का डर कम है तो वैल्यूज क्वाइटली गायब हो जाती हैं। मकियावेली ने सैकड़ों साल पहले लिखा था, Men are quick to forget the death of a father, but slow to forget the loss of their inheritance. इस एक लाइन में पूरा चैप्टर छुपा हुआ है। यह सुनकर बुरा लग सकता है, लेकिन सच ये है, ज्यादातर लोग तुम्हें धोखा नहीं देते क्योंकि वो बुरे हैं। वो धोखा देते हैं क्योंकि सिस्टम उन्हें अलाउ करता है। और मकियावेलियन माइंडसेट यहीं से शुरू होता है। मकियावेलियन लोग लोगों को जज नहीं करते, वो एनवायरनमेंट को जज करते हैं। वो ये नहीं पूछते ये इंसान कैसा है, वो पूछते हैं इस सिचुएशन में इस इंसान को क्या मिलेगा। और यही सवाल बिहेवियर को प्रेडिक्टेबल बना देता है। अगर तुम ये समझ लोगे तो तुम कम डिसअपॉइंटेड होगे, कम कंफ्यूज्ड होगे और कम मैनिपुलेटेड, क्योंकि तब तुम वर्ड्स नहीं रिवॉर्ड्स देखोगे। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर रिवॉर्ड इंसान को ड्राइव करता है तो इमोशंस का क्या रोल है? क्या इमोशंस डिसीजंस लेते हैं या डिसीजंस इमोशंस को फॉलो करते हैं? क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस चीज की बात करेंगे जो अच्छे लोगों को भी गलत फैसले करवा देती है, इमोशन। और जब तुम इमोशन को समझना सीख जाओगे तो तुम अपने सबसे बड़े ब्लाइंड स्पॉट को पहचान लोगे। नीत्शे ने कहा था, He who cannot command himself will always be commanded। और यही बात अगले चैप्टर में खुलकर सामने आएगी। चैप्टर 3, इमोशंस आर सिग्नल्स नॉट कमांड्स। एक सिंपल सवाल पूछता हूं, तुमने कितनी बार ऐसा फैसला लिया है जिसे बाद में याद करके तुमने खुद से कहा हो, उस वक्त इमोशन में बह गया था? गुस्सा, डर, उत्साह या सिंपैथी। इमोशन हमेशा लाउड नहीं होता, लेकिन उसका असर हमेशा गहरा होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि इमोशन ही प्रॉब्लम है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इमोशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशन डिसीजन लेने लगता है। तमास बेरेचकाई बताते हैं, मैकियावेलियन इंडिविजुअल्स का एक कॉमन ट्रेट, इमोशनल कोल्डनेस। इसका मतलब ये नहीं कि वो इमोशन फील नहीं करते, इसका मतलब ये है कि वो इमोशन को कंट्रोल रूम में नहीं बैठाते। इमोशन एक सिग्नल है, जैसे कार में डैशबोर्ड लाइट। अगर लाइट जल रही है तो तुम कार को स्टॉप करके प्रॉब्लम चेक करते हो, तुम स्टीयरिंग व्हील उस लाइट को नहीं दे देते। लेकिन जिंदगी में हम ठीक उल्टा करते हैं। इमोशन आया और हमने उसे डिसीजन दे दिया। गुस्से में भेजा गया मैसेज, डर में लिया गया कॉम्प्रोमाइज, एक्साइटमेंट में किया गया इन्वेस्टमेंट। इन सब में डिसीजन इमोशन ने लिया था और दाम तुम्हें चुकाना पड़ा। मकियावेलियन माइंडसेट इमोशन को सप्रेस नहीं करता, वो इमोशन को डिले करता है। वो जानता है इमोशन अब भी सही है, डिसीजन बाद में, और यही डिले उसे क्लैरिटी देता है। सेनेका ने लिखा था, नो मैन इज मोर अनहैप्पी देन ही हु नेवर फेसेस एडवर्सिटी, फॉर ही इज नॉट परमिटेड टू प्रूव हिमसेल्फ। इमोशन एडवर्सिटी का सिग्नल है, कमांड नहीं। Why emotional people get manipulated? ज्यादातर मैनिपुलेशन लॉजिक से नहीं होती, वो इमोशन से होती है। गिल्ट फील कराकर, फियर क्रिएट करके, होप दिखाकर। और जब इमोशन फ्रंट सीट पर होता है, लॉजिक पीछे बैठ जाता है। बेरेचकाई के रिसर्च में एक बात बार बार सामने आती है, जिन लोगों का इमोशनल रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल होता है वो इजीली कंट्रोल्ड होते हैं। इमोशन जितना फास्ट रिएक्ट करता है, मैनिपुलेशन उतनी इजी होती है।
इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोल्ड या हार्टलेस बनना है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें अवेयर बनना है। इमोशन को सुनो, उससे सवाल पूछो, लेकिन डिसीजन उसे मत दो। एक सिंपल रूल याद रखो, इमोशन आए तो पॉज लो, पॉज आया तो क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी से लिया गया डिसीजन जिंदगी में रेयरली पछतावा देता है। विक्टर फ्रैंकल ने कहा था, बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस इज आवर पावर। मैकियावेलियन माइंडसेट उसी स्पेस में ऑपरेट करता है। इस चैप्टर का सार बस इतना है, इमोशन तुम्हें कुछ बताने आता है, लेकिन अगर तुम उसे कंट्रोल दे दोगे तो वो तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इमोशन सिग्नल है, कमांड नहीं, और जब तुम ये समझ लोगे तो तुम्हारे फैसले कम ड्रामेटिक लेकिन ज्यादा सही होने लगेंगे। चैप्टर 4, एम्पैथी विदाउट कंट्रोल इज अ लायबिलिटी। क्या तुम लोगों की फीलिंग्स जल्दी समझ लेते हो? क्या लोग अक्सर तुम्हें कहते हैं, तुम बहुत समझदार हो, तुम मुझे समझ लेते हो? अगर हां, तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, एम्पैथी अच्छी चीज है, दूसरों की फीलिंग्स समझना स्ट्रेंथ है। लेकिन साइकोलॉजी एक हार्श सच दिखाती है, एम्पैथी अगर कंट्रोल में ना हो तो वो स्ट्रेंथ नहीं, लायबिलिटी बन जाती है। तमास बेरिचकाई अपनी किताब में मैकियावेलियन इंडिविजुअल्स की एक पैराडॉक्सिकल क्वालिटी बताते हैं। वो दूसरों की इमोशंस बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, लेकिन उन्हें फील नहीं करते, और यही डिफरेंस उन्हें एडवांटेज देता है। बेरिचकाई साफ कहते हैं, मैकियावेलियन लोग लो एम्पैथी वाले नहीं होते, वो लो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वाले होते हैं। यानी उन्हें पता होता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वो खुद उस फीलिंग में बहते नहीं हैं। अब जरा अपनी जिंदगी देखो, कोई अपनी प्रॉब्लम लेकर आया, तुमने जेन्युइनली सुना, समझा, फील किया, और फिर क्या हुआ? तुम टायर्ड हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए, और कई बार एक्सप्लॉइटेड भी, क्योंकि तुमने इमोशन समझा ही नहीं, उसमें डूब गए। Why empathetic people get used? मैनिपुलेशन ज्यादातर स्मार्ट लोगों पर नहीं होती, वो एम्पैथेटिक लोगों पर होती है, क्योंकि एम्पैथेटिक लोग ना कहना मुश्किल समझते हैं, बाउंड्री बनाना रूड समझते हैं, और गिल्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मान लेते हैं। फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की ने लिखा था, द डिग्री ऑफ सिविलाइजेशन इन अ सोसाइटी कैन बी जज्ड बाय एंटरिंग इट्स प्रिजन्स। एम्पैथी अगर बिना स्ट्रक्चर के हो तो वो जस्टिस नहीं लाती, केओस लाती है। मैकियावेलियन माइंडसेट एम्पैथी को टूल की तरह देखता है, ट्रैप की तरह नहीं। वो समझता है कहाँ एम्पैथी दिखानी है और कहाँ उसे विथड्रॉ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हार्टलेस बनना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें बाउंड्रीज बनानी है। एम्पैथी रखो, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखो। बेरिचकाई के रिसर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, जो लोग इमोशन को रेगुलेट कर पाते हैं वो सोशल सिचुएशंस में ज्यादा स्टेबल और इफेक्टिव होते हैं। एम्पैथी विदाउट रेगुलेशन इंस्टेबिलिटी पैदा करती है। लेकिन अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल है, अगर एम्पैथी को यूज भी किया जा सकता है और एक्सप्लॉइट भी, तो लोग दूसरों को कंट्रोल कैसे करते हैं बिना उन्हें पता चले? क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस टेक्निक की जो सबसे ज्यादा इनविजिबल होती है, मैनिपुलेशन दैट फील्स लाइक चॉइस। और यहीं से सबसे डेंजरस गेम्स शुरू होते हैं। याद रखो, एम्पैथी वीकनेस नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के एम्पैथी खुद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। और मैकियावेलियन माइंडसेट यही सिखाता है, समझो लेकिन डूबो मत। चैप्टर 5, मैनिपुलेशन वर्क्स बेस्ट व्हेन इट फील्स वॉलंटरी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी डिसीजन के बाद तुमने खुद से कहा हो, मुझे किसी ने फोर्स तो नहीं किया, फिर भी ये फैसला मैंने क्यों लिया? यही वो सवाल है जहां से मैनिपुलेशन शुरू होती है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि मैनिपुलेशन मतलब प्रेशर, धमकी या जबरदस्ती, लेकिन सबसे इफेक्टिव मैनिपुलेशन बिल्कुल उल्टा होता है। वो तुम्हें चॉइस का एहसास देता है। तमास एक हिस्टोरिकल डिसेप्शन का जिक्र करते हैं, ग्रेगोर मैकग्रेगर और पोयाइस। मैकग्रेगर ने लोगों को यह नहीं कहा, मुझ पर भरोसा करो। उसने उन्हें एक सपना दिखाया, एक कंट्री, एक फ्यूचर। लोगों ने खुद डिसाइड किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे।
वो जाएंगे, वो विश्वास करेंगे। और यही सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन थी, सेल्फ इनिशिएटेड बिलीफ। जब इंसान को लगता है कि डिसीजन उसने खुद लिया है तो उसका ब्रेन डिफेंड नहीं करता। रेजिस्टेंस तब आता है जब चॉइस छीनी जाती है, लेकिन जब चॉइस दी जाती है तो सस्पिशन गायब हो जाता है। मकियावेली ने लिखा था, Men in general judge more by their eyes than by their hands. अपीयरेंस चॉइस का इल्यूजन बनाता है, रियलिटी कंट्रोल होती है। आज के जमाने में कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने के लिए जोर नहीं डालता, वो ऑप्शंस देता है। लिमिटेड टाइम ऑफर्स, सोशल प्रूफ, फ्रेंडली एडवाइस। और तुम सोचते हो मैं तो खुद चूज कर रहा हूं। मकियावेलियन माइंडसेट कभी सीधा कंट्रोल नहीं करता। वो एनवायरनमेंट डिजाइन करता है जहां तुम्हारा बेस्ट डिसीजन उसे फायदा पहुंचाए। और यही असली पावर है। वाई स्मार्ट पीपल मिस दिस। स्मार्ट लोग लॉजिक देखते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन लॉजिक से नहीं, परसेप्शन से काम करती है। और परसेप्शन तब बदलता है जब चॉइस इल्यूजन बन जाती है। एक सिंपल सवाल याद रखो, अगर ये चॉइस सच में मेरी है तो दूसरा ऑप्शन इतना अनअट्रैक्टिव क्यों लग रहा है? यही सवाल तुम्हें ब्लाइंड होने से बचाता है। बेरेचकाई के रिसर्च में एक बात साफ दिखती है, जिन सिचुएशंस में लोग खुद को फ्री समझते हैं वहीं वो सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड होते हैं। लेकिन अब एक और सवाल है, अगर कंट्रोल इतना सटल हो सकता है तो क्या कोई इंसान हर सिचुएशन में एक ही जैसा रहता है, या फिर वो रोल बदलता है? क्योंकि अगले चैप्टर में हम उस क्वालिटी की बात करेंगे जो पावर को लॉन्ग टर्म बनाती है, फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखो, सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो नहीं होती जो तुम पर की जाती है। सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन वो होती है जो तुम खुद पर कर लेते हो। चैप्टर 6, फ्लेक्सिबिलिटी इज द अल्टीमेट पावर। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम हर सिचुएशन में वही इंसान रहते हो, या फिर हालात के साथ थोड़ा बदल जाते हो? अगर बदल जाते हो तो तुम फेक नहीं हो, तुम ह्यूमन हो। हमें बचपन से सिखाया जाता है, अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहो, खुद जैसे हो वैसे ही रहो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। फिक्स्ड बिहेवियर, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर और प्रिडिक्टेबिलिटी पावर नहीं देती। तमास अपनी किताब में मैकियावेलियन इंडिविजुअल्स की एक सबसे पावरफुल क्वालिटी बताते हैं, बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। ये लोग हर जगह एक जैसे नहीं रहते, वो एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं और फिर खुद को एडजस्ट करते हैं। बेरेचकाई के रिसर्च के मुताबिक जो लोग सोशल सिचुएशंस में फ्लेक्सिबल होते हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं। रिजिड लोग प्रिंसिपल्स में फंसे रहते हैं, फ्लेक्सिबल लोग आउटकम्स बनाते हैं। ऑफिस में देखो, वही इंसान बॉस के सामने अलग होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग। ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये अडेप्टेशन है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान एक ही मास्क को हर जगह पहनने लगता है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट सर्वाइव्स, नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट, बट द वन मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू चेंज। पावर स्ट्रेंथ में नहीं, रिस्पॉन्स में होती है। मैकियावेलियन माइंडसेट खुद को डिफाइन नहीं करता, वो खुद को डिप्लॉय करता है। जहां सॉफ्ट बनना फायदेमंद है वहां सॉफ्ट, जहां साइलेंट रहना जरूरी है वहां साइलेंट, जहां टफ बनना है वहां टफ। आइडेंटिटी रिजिड नहीं होती, टूल होती है। जो इंसान कहता है मैं ऐसा ही हूं, वो अक्सर ये नहीं समझता कि दुनिया उससे एडवांटेज ले रही है। रिजिड लोग प्रिडिक्टेबल होते हैं, प्रिडिक्टेबल लोग मैनिपुलेबल होते हैं। एक सिंपल रूल याद रखो, सिचुएशन डिफाइन करे बिहेवियर, बिहेवियर सिचुएशन को नहीं। जब तुम ये सीख लेते हो तो तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। बेरेचकाई बताते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मॉरल फेलियर नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस है। जो इंसान अडेप्ट नहीं करता वो टूटता है। लेकिन अब आखिरी सवाल, अगर ये सारे ट्रेट्स, इमोशनल कंट्रोल, रिवॉर्ड अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी रेगुलेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, अगर ये सब डेवलप हो जाए तो क्या इंसान डेंजरस बन जाता है, या फिर ये
ट्रेड्स किसी और चीज के लिए हैं, क्योंकि आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे मिसअंडरस्टूड सच की। मैकियावेलियनिज्म इज अ डिफेंस, नॉट अ गोल। याद रखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब खुद को खो देना नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है खुद को बचा पाना, और पावर हमेशा उसी के पास रहती है जो बदल सकता है बिना टूटे। चैप्टर 7, मैकियावेलियनिज्म इज अ डिफेंस नॉट अ गोल। एक आखिरी सवाल, क्या ये सब समझने के बाद तुम ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहे हो या थोड़ा ज्यादा अकेले? अगर दूसरा वाला सच है तो ये चैप्टर जरूरी है। इस ऑडियो बुक का मकसद तुम्हें मैनिपुलेटर बनाना नहीं था। मैकियावेलियन माइंडसेट कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे जीतना हो। ये एक शील्ड है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। तमास एक बहुत साफ बात कहते हैं, मैकियावेलियन ट्रेड्स तब उभरते हैं जब एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये ट्रेड्स लग्जरी नहीं है, ये सर्वाइवल रिस्पॉन्स है। मैकियावेलियनिज्म तब पैदा होता है जब भरोसा रिस्की हो जाता है, जब ऑनेस्टी नुकसान देने लगे, और जब इमोशंस बार बार एक्सप्लॉइट हों। ऐसे माहौल में इंसान रूथलेस नहीं बनता, अवेयर बनता है। सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग मैकियावेलियनिज्म को पर्सनालिटी बना लेते हैं। कांस्टेंट सस्पिशन, परमानेंट कंट्रोल मोड, नो ट्रस्ट एट ऑल। ये पावर नहीं है, ये आइसोलेशन है। कार्ल जुंग ने कहा था, द मोस्ट डेंजरस थिंग इन द वर्ल्ड इज नॉट ईविल बट अनकॉन्शियसनेस। अवेयरनेस डेंजर नहीं है, अनकॉन्शियस लिविंग है। बैलेंस्ड फ्रेम, मैकियावेलियन माइंडसेट हर सिचुएशन के लिए नहीं है। ये तब यूज होता है जब स्टेक्स हाई हों, जब सिस्टम्स अनफेयर हों, जब इंटेंशंस अनक्लियर हों। बाकी समय कनेक्शन जरूरी है, ट्रस्ट जरूरी है। अगर तुम हर रिश्ते में स्ट्रैटेजी लेकर जाओगे तो तुम सेफ तो रहोगे, लेकिन अकेले। और अगर तुम बिना अवेयरनेस के ट्रस्ट करोगे तो कनेक्टेड तो रहोगे, लेकिन बार बार हर्ट। बैलेंस ही असली इंटेलिजेंस है। इस ऑडियो बुक से अगर तुम सिर्फ एक बात ले जाओ तो वो ये होनी चाहिए, समझो लेकिन ऑब्सेस मत करो, देखो लेकिन जज मत बनो, और खुद को बचाओ बिना खुद को खोए। बिरेचकाई की रिसर्च एक सिंपल कंक्लूजन देती है, सबसे इफेक्टिव लोग ना तो नाइव होते हैं, ना ही सिनिकल, वो कॉन्शियस होते हैं। सन त्सू ने कहा था, ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट। मैकियावेलियनिज्म भी वही सिखाता है। अगर इस ऑडियो बुक के बाद तुम ज्यादा अलर्ट हो गए हो, ज्यादा ग्राउंडेड हो गए हो, और थोड़े ज्यादा क्वाइट भी, तो समझो ये ऑडियो बुक अपना काम कर गई। क्योंकि असली पावर दूसरों को कंट्रोल करना नहीं है, असल पावर है खुद को कंट्रोल कर पाना। अगर तुम यहां तक सुन पाए हो तो इसका मतलब है तुम सिर्फ सुन नहीं रहे थे, तुम सोच भी रहे थे। और आज के टाइम में सोचने वाले लोग रेयर होते जा रहे हैं। इस ऑडियो बुक का मकसद तुम्हें सिनिकल बनाना नहीं था, इसका मकसद था तुम्हें क्लियर बनाना, ताकि तुम लोगों को आइडियल नहीं रियलिस्टिकली देख सको। याद रखो, दुनिया पूरी तरह बुरी नहीं है, लेकिन पूरी तरह अच्छी भी नहीं है। और जो इंसान ये फर्क समझ लेता है वो जिंदगी में ज्यादा कॉन्शियस रहता है। अगर तुम्हें ऐसी ऑडियो बुक्स पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि सोच बदल देती हैं, तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम ऐसी किताबें कवर करते हैं जो स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन लाइफ में बार बार काम आती हैं। अगली ऑडियो बुक में हम फिर मिलेंगे, किसी और किताब के साथ, किसी और सच के साथ, जो शायद कंफर्टेबल ना हो लेकिन जरूरी होगा। तब तक याद रखना, अवेयरनेस इज नॉट डार्कनेस, अवेयरनेस इज प्रोटेक्शन।